साहू साइंस क्लास भखारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान टॉपिक जो है आपका ऊष्मा का प्रभाव, ये जो है अध्याय 3 का ऊष्मा एवं ताप चैप्टर से है। तो आज का जो टॉपिक है ऊष्मा का प्रभाव, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऊष्मा के कारण वस्तु में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। वस्तु को अगर ऊष्मा दी जाए तो क्या होगा, या इसी प्रकार से वस्तु से ऊष्मा ली जाए तो क्या होगा। तो अगर हम वस्तु को ऊष्मा देंगे तो वस्तु को ऊष्मा देने से क्या होता है, वो ऊष्मा को ग्रहण करता है और ग्रहण करने से उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो वस्तु ऊष्मा को अवशोषित करती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। ठीक है, ये ऊष्मा के प्रभाव का ये पहला पॉइंट है, ताप में वृद्धि। इसके बाद 3 पॉइंट में हम लोग देखेंगे। तो ऊष्मा का जो प्रभाव है, पहला जो है ताप में वृद्धि। ठीक है, क्या होता है, वस्तु को अगर ऊष्मा दी जाए तो वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और इस प्रकार से उसके ताप में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से वस्तु से अगर ऊष्मा ली जाए, वस्तु यानी कि बाहर ऊष्मा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, तो उसके ताप में कमी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऊष्मा दिया जाता है उसके बारे में ज्यादातर हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वस्तु के ताप में वृद्धि होती है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जब वस्तु को ऊष्मा देते हैं, वस्तु द्वारा दी गई या ली गई जो ऊष्मा होती है, इसको हम लोग अक्सर कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो वस्तु द्वारा दी गई या ली गई जो ऊष्मा होती है क्यू, ये वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम देखेंगे वस्तु को दी गई जो ऊष्मा होती है डेल्टी, है ना, डेल्टी यानी कि ताप में परिवर्तन, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा चीज, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो वस्तु को जो दी गई ऊष्मा है या जो वस्तु से ली गई जो ऊष्मा है, मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करेगा। एक तो जो है वस्तु के द्रव्यमान पर, दूसरा वस्तु के ताप में परिवर्तन पर, और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। वस्तु के पदार्थ की प्रकृति का मतलब है वो वस्तु जो है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के अलग अलग वस्तु होता है ना। अगर हम धूप में क्या रखेंगे, एक लकड़ी को रखेंगे और एक लोहे के टुकड़े को रखेंगे, तो लोहे का टुकड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से लोहे का टुकड़ा और लकड़ी दोनों क्या है, अलग अलग वस्तु, यानी कि उसकी प्रकृति अलग अलग है। तो इस प्रकार से वस्तु के पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अब इसमें हमने शुरू में लिया पहला पॉइंट, देखिए, वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा, ये वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है और वस्तु के ताप में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम दोनों को एक साथ कंबाइन करके इसमें लिख दे तो आप इसको लिख सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल टी। ठीक है, आपको इस प्रकार से दिया गया है अनुक्रमानुपाती चिन्ह, डेल Q इज प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती, डेल Q इज अनुक्रमानुपाती M या Q इज अनुक्रमानुपाती Q अनुक्रमानुपाती डेल P। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Q अनुक्रमानुपाती M इंटू डेल टी। और इसमें जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह इसको हटाया जाता है तो उसको बराबर के रूप में जब लिखते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट राशि लिखा जाता है। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह इसको हटाया तो यहाँ पर बराबर लिख दिया और उसमें एक कांस्टेंट, एक नियतांक लिखा जाता है। यहाँ पर हमने नियतांक जो लिखा है कैपिटल एस लिखा है, और इसी एस को इस नियतांक को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से हमको एस के लिए सूत्र मिलेगा। इसको अगर हम पक्षांतर करके लिखेंगे तो ये गुणा में भाग में चले जाता है, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे तो एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल टी होगा। ठीक है, अब इसमें एस का मान निकालेंगे, अगर इसमें एम का मान 1 रख दिया और डेल टी का मान 1 होगा, तब उस समय इस समीकरण को आप क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एम बराबर 1 और डेल टी बराबर 1, तो एस इक्वल टू क्यू। तो इस सूत्र के आधार पर जो है, इस सूत्र के आधार पर हम विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है किसके आंकिक मान के बराबर है, दी गई ली गई ऊष्मा के आंकिक मान के बराबर होता है। कब होता है, जब वस्तु का द्रव्यमान एकांक और उसके ताप में एकांक वृद्धि की जाए। यानी कि इसको परिभाषित करोगे तो आप इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं, एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, है ना, उसके द्वारा जो दी गई या जो ली गई ऊष्मा है, उसी ऊष्मा के आंकिक मान को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। इसका जो मात्रक होते हैं, देखिए, सूत्र के आधार पर उसका मात्रक निकलता है, मापा जाता है। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, क्योंकि क्यू का होता है जूल या कैलोरी, तो इसको एसआई मात्रक में अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लेंगे तो इसका जो मात्रक होता है क्यू का जे, और एम का द्रव्यमान का किलोग्राम में, और टेम्परेचर को लिया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होगा इसका मात्रक। इसमें एक चीज और आता है, उष्माधारिता। ठीक है,
उष्मा धारिता, धारिता का मतलब होता है धारण करना। तो उष्मा वस्तु में क्या होती है, जितना उष्मा ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसी को उष्मा धारिता कहा जाता है। और आप इस सूत्र के आधार पर भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। ये जो सूत्र उसी के आधार पर इसको परिभाषित किया गया उष्मा धारिता को। अगर इसमें क्या रखेंगे आप, जो है टेम्परेचर का मान, यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु के कुल द्रव्यमान जितना हमको दिया गया उसके ताप को क्या करते हैं, यानी कि वस्तु के ताप को, सीधी बात कहा जाए, वस्तु के ताप को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, तब उस समय उष्मा जो धारिता होती है वस्तु के द्रव्यमान और विशिष्ट उष्मा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, विशिष्ट उष्मा को अक्सर कैपेसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए C से प्रदर्शित किया जाता है, तो C/m/H। और इसका जो मात्रक होगा इसमें आप देखेंगे तो सूत्र के आधार पर निकाल जाता है ना। तो ये जो होता है इसका मात्रक जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये उष्मा धारिता का मात्रक हो जाएगा। और यहाँ पर जो निकाले हैं विशिष्ट उष्मा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से उष्मा धारिता को भी परिभाषित कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद जो है उष्मा का प्रभाव में ताप में वृद्धि हमने देखा। इसके बाद इसी बीच में हमको देखना है मिश्रण का ताप क्या चीज होता है ना। तो एक ठंडी वस्तु लेंगे, गर्म वस्तु लेंगे, दोनों वस्तु को मिला देंगे, तो मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का एक ताप मिलेगा। मिलने के बाद जैसे गर्म पानी को ठंडे पानी को मिला दोगे है ना किसी बर्तन में, तो क्या होगा, ना तो ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा ठंडा होगा, तो ताप कितना होगा, तो उस ताप के मान को निकाला जा सकता है ना। तो मिश्रण उसी को बोलेंगे, गर्म वस्तु और ठंडे वस्तु को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिश्रण बन जाएगा। तो मिश्रण का ताप हम लोग उसका साम्य ताप निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, गर्म वस्तु लेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ देखिए हमने एक बर्तन लिया है ना, इसमें गर्म पानी भरा हुआ है, दूसरे इसमें ठंडा पानी भरा हुआ है, दोनों को मिला देंगे। तो मिलाने के बाद हमको इसका ताप मिलेगा, वो अलग रहेगा। मान लेते हैं हम लोग इसमें जो हमने पानी लिया है पहले वस्तु में है ना, मतलब इसमें हमने Q1 उष्मा दिया, तो उस समय पानी इतना गर्म हो गया। इसमें हमने इतना उष्मा हमने दिया या लिया, तो उस समय इसमें ये वस्तु इतना ठंडा है। ठीक है, हम ठंडे और गर्म वस्तु को मिला देते हैं, यानी कि इसमें दी गई जो उष्मा है और इसमें मतलब उष्मा अधिक है, तो वो कहीं से उष्मा लिया होगा, यहीं यहाँ पर भी हो सकता है उष्मा लिया होगा। इसमें जैसे इसका ताप अधिक है, इसका ताप थोड़ा कम हो सकता है ना। तो उस समय ये दी गई उष्मा, इस वस्तु को दी गई उष्मा Q1 और इस वस्तु को दी गई उष्मा Q2 है ना। और उसके बाद दोनों को हमने मिला दिया, दोनों द्रव है, दोनों को मिलाएंगे। तो इस प्रकार से अगर इसका द्रव्यमान हमको दिया गया M1 और इसका द्रव्यमान हमको M2, और इसी प्रकार से इसकी विशिष्ट उष्मा, पहले पानी की विशिष्ट उष्मा हो सकती है, देखिए दोनों पानी होगा तो विशिष्ट उष्मा समान हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों एक ही वस्तु। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, विशिष्ट उष्मा को पहले वाले का S1 लिया है, दूसरे का हमने S2 लिया। और इसी प्रकार से पहले वस्तु का जो ताप हमको देगा T1 और दूसरे का ताप हमको देगा T2। अब क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो दोनों का द्रव्यमान टोटल मिलाकर के मिश्रण का क्या हो जाएगा, M1 + M2 हो जाएगा। और ये इसका जो ताप होता है बाय द वे T हो जाता है ना। इसका ताप T1, इसका ताप T2, और मिलाने के बाद दोनों का संयुक्त रूप से जो ताप होता है वो T होता है। ये इसी को हम लोग साम्य ताप बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दी गई जो उष्मा होगी, हो सकता है वस्तु के द्वारा इसको उष्मा दिया जाएगा और इसके द्वारा इस वस्तु से उष्मा ले जाएगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है संवहन आप लोग पढ़े उसमें कि उष्मा का जो संचरण होता है, यानी कि उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जब दूसरे वस्तु में जाता है तो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ जाता है। तो दी गई जो उष्मा होती है वो ली गई उष्मा के बराबर होगी, यानी कि Q1 = Q2। अब इसमें हम लोग अभी पढ़े, इधर पढ़े हो, क्या पढ़े इसमें, Q = S × M × ΔT आप लोग पढ़े है ना। देखिए जो उष्मा होती है द्रव्यमान, विशिष्ट उष्मा और ताप या तापांतर के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप Q1 का मान निकालेंगे, पहले वस्तु के लिए निकालेंगे, ये होगा इसमें पहले वस्तु का द्रव्यमान, विशिष्ट उष्मा और उसका तापांतर या ताप। और इसी प्रकार से इसमें ये दूसरे वस्तु के द्वारा ली गई उष्मा निकालोगे तो M2 S2 और × T - T2। ठीक है, इसमें S1 = S2, अगर दोनों क्या है, दोनों हमने पदार्थ लिया है ठंडा और गर्म वाला, वो दोनों पानी है, तब उस समय S1 = S2 = S हो जाएगी। इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर S1 को इस लिख सकते हो, यहाँ पर S2 कैसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, कटेगा, तो आपको ये फार्मूला मिलेगा, मतलब M1 × T1 - T मिलेगा। और इसके बाद M2 × T - T2 मिलेगा, है ना। S और S तो कैंसिल हो गया। उसके बाद M1 के इससे गुना करोगे तो M1 T1 - M1 T, और इसमें M2 T, M2 का T से गुना करोगे M2 T, और माइनस हो जाएगा M2 × T2। तो इस प्रकार से उसके बाद इसको पक्षांतर कर देंगे, M1 T1 है, माइनस वाले को उधर ले जाओ, इसमें का माइनस वाला इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस प्रकार से ये आपको मिलेगा। फिर इसमें क्या करेंगे आप, इसमें देखिए दोनों में उभयनिष्ठ निकालेंगे, T मिलेगा उभयनिष्ठ, तो M1 + M2 × T हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे आप, इसको पक्षांतर कर देंगे, गुणा भाग में हो जाते हैं, इसलिए T बराबर निकालोगे कितना बटे हो जाएगा ये, है ना। तो T = M1 × T1 और + M2 × T2 और / M + M2 आपको फार्मूला मिलेगा।
यही जो सूत्र है मिश्रण के साम्य ताप के लिए अभिष्ट सूत्र है। हाँ, तो अभी हमने देखा उष्मा का प्रभाव, इसमें पहला ताप में किस प्रकार से वृद्धि होता है, इसके बाद दूसरा अपन देखेंगे ऊष्मिक प्रसार, है ना। वास्तु को अगर उष्मा दिया जाए ताप में वृद्धि होता है, साथ में क्या होता है, वास्तु के उसके लंबाई चौड़ाई या उसके ऊंचाई में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग पदार्थों के ऊपर निर्भर करेगा। अगर ठोस होता है तो ठोस में किस प्रकार से प्रसार होगा उसको देखेंगे, है ना। हो सकता है द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऊष्मिक प्रसार देखेंगे। प्रसार का मतलब फैलाव है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसमें बढ़ जाता है ना, गर्म करने से या उष्मा प्राप्त करने से वस्तु। तो पहले इसमें है ठोस में किस प्रकार से ऊष्मिक प्रसार होता है। तो ठोस में देखेंगे तो ठोस में क्या होगा, जब उसमें हमको ठोस पदार्थ को उष्मा देंगे तो उष्मा देने से क्या होता है, ठोस वस्तु के उसके लंबाई में पहला परिवर्तन होगा, दूसरा क्षेत्रफल भी बदल जाएगा, उसका आयतन बदल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें होगा ठोस में जो प्रसार होता है रेखीय प्रसार, वस्तु के लंबाई में जो प्रसार होता है उसी को हम लोग रेखीय प्रसार बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये वस्तु इतना लंबा था, ये भी वस्तु की लंबाई है, ये वास्तविक लंबाई है। लेकिन हमने जैसे इस वस्तु को, छड़ को, है ना, लोहे की छड़ को हमने क्या किया, थोड़ा सा उष्मा दिया, यानी कि गर्म हुआ, तो गर्म होने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है ना। बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, डेल एल की लंबाई में वृद्धि हुआ, डेल एल का। इस प्रकार से टोटल लंबाई कितना हो गया, इतना हो गया एल प्लस कैपिटल एल, एल प्लस कैपिटल एल। लंबाई टोटल कितना हो गया, एल प्लस कैपिटल, मतलब कैपिटल एल प्लस डेल एल हो जाएगा टोटल लंबाई। लेकिन लंबाई प्रारंभ में कितना था, कैपिटल एल था, बाद में लंबाई कितना वृद्धि हुआ, डेल एल का। तो इस प्रकार से टोटल लंबाई हो गया एल प्लस डेल एल, है ना। तो क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगा, तब उसको रेखीय प्रसार कहेंगे। और इसका जो मापन है जिस गुणांक के द्वारा किया जाता है, कांस्टेंट राशि के द्वारा किया जाता है, उसी को, एक नियतांक के द्वारा किया जाता है, उसी को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, और रेखीय प्रसार का मापन रेखीय प्रसार गुणांक के द्वारा किया जाता है, इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और अल्फा के लिए जो सूत्र होता है डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी, जहां पर डेल एल जो है क्या चीज है, वस्तु की लंबाई में वृद्धि है, छड़ की लंबाई में वृद्धि है, ये प्रारंभिक लंबाई है कैपिटल एल, और यहाँ पर डेल टी जो है उसके ताप में वृद्धि है। ठीक है, और इसमें हम अल्फा को भी प्रदर्शित, मतलब परिभाषित कर सकते हैं इस सूत्र के आधार पर। अल्फा इक्वल टू डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी। अल्फा क्या चीज है, रेखीय प्रसार गुणांक है, तो इसके लिए ये सूत्र होता है यहाँ पर डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी। ठीक है, अब इसमें एल का मान 1 रख दिया और डेल टी का मान 1 रख दिया। एकांक लंबाई की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं या एकांक वृद्धि करते हैं उसके ताप में, तब उस समय उसके लंबाई में जो वृद्धि होता है उसी लंबाई के आंकिक मान को क्या बोला जाता है, रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से रेखीय प्रसार गुणांक को एक सूत्र के माध्यम से परिभाषित कर सकती हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद ऊष्मिक प्रसार में पहला ठोस में देख रहे हैं, पहला हमने रेखीय प्रसार देखा, उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र प्रसार, वस्तु के क्षेत्रफल में होने वाले प्रसार को क्षेत्र प्रसार बोलते हैं। इसमें क्या होगा, उसके लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन होगा, दोनों में वृद्धि होगा। जरूरी वृद्धि हो, कमी भी हो सकता है ना, उष्मा को बाहर निकालेंगे, लेकिन अक्सर हम लोग उष्मा देते हैं, इसलिए क्या होता है उसके क्षेत्रफल में प्रसार होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, यानी कि लंबाई गुनी चौड़ाई। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए इसमें ये पहले वस्तु था इस प्रकार से, इतना छोटा था, एक लोहे का गुटका है। आप इसमें क्या किए, या लोहे का जो प्लेट है ना, उसको क्या किया आपने, थोड़ा सा ताप दिया, तो ताप देने से क्या हो गया, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, उसका लंबाई इतना बढ़ गया और उसका जो उसका जो चौड़ाई है इतना बढ़ गया। इस प्रकार से उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया। प्रारंभ उसका क्षेत्रफल ए था, है ना, बाद में उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, डेल ए का। टोटल कितना हो गया उसका क्षेत्रफल, ए प्लस डेल ए हो गया, है ना, लेकिन क्षेत्रफल में वृद्धि है डेल ए। अब इसमें वही चीज फिर परिभाषित करेंगे क्षेत्रीय प्रसार का, मैंने आपको बता दिया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसको बीटा से प्रदर्शित किया जाता है ना, ये बीटा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार का जिस गुणांक के द्वारा या जिस नियतांक के द्वारा मापन किया जाता है उसी को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलते हैं, इसको बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो बीटा होता है उसके लिए फार्मूला ये है ना, सूत्र है, इसमें बीटा इज इक्वल टू डेल अपॉन ए इंटू डेल टी है। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि और प्रारंभिक क्षेत्रफल, और ये इसका ताप, इसको आपको समझना है क्षेत्रफल में वृद्धि को। तो इसके लिए एक उपकरण आता है, वो ग्रेविसेंडी का छल्ला इसको बोला जाता है, ये छल्ला है ना, लोहे के गेंद है। आप उसको इस प्रकार से शुरू में जब गर्म नहीं करेंगे, है ना, तो आसानी से इसमें क्या होता है, आर पार निकल जाता है ग्रेविसेंडी के छल्ला से, लेकिन इसको जब गर्म करते हैं तो उसका आकार बढ़ता है और ग्रेविसेंडी के छल्ले से आर पार नहीं निकल पाता। इसके द्वारा ये सिद्ध होता है कि उसके क्षेत्रफल में क्या हुआ है, वस्तु के क्षेत्रफल में ताप की वृद्धि के कारण वृद्धि हुआ है ना, और इसी कारण से ग्रेविसेंडी के छल्ला से पहले जो आसानी से निकल रहा था वो बाद में नहीं निकलता। ठीक है, तो आप एक छोटे से प्रयोग के द्वारा उसको करके देख भी सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है आयतन प्रसार। आयतन प्रसार,
ठीक है। जैसे पहले हमने बताया रेखीय प्रसार, उसके बाद क्षेत्र प्रसार, अब तीसरा जो आता है ठोस में आयतन प्रसार। तो आयतन यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होगा। ठीक है। तो इस ऐसा वस्तु के आयतन में होने वाले प्रसार को ही, वस्तु के ताप के कारण वस्तु के आयतन में होने वाले प्रसार को क्या बोलते हैं? आयतन प्रसार बोलते हैं। इसका मापन जिस गुणांक के द्वारा, एक नियतांक के द्वारा किया जाता है उसी को आयतन प्रसार गुणांक करते हैं। इसको गामा से प्रदर्शित किया जाता है और इसके लिए जो सूत्र होता है डेल अपॉन v टू डेल टी। अब यहाँ पर ये जो सूत्र लिखे हो तो उसके आधार पर क्या हो जाएगा? डेल भी उसके आयतन में परिवर्तन है, उसकी वृद्धि है, इसका प्रारंभिक आयतन है और ये उसका ताप है। ठीक है। इसके बाद बी, अभी ठोस में उसमें प्रसार हमने देखा, अब द्रव में देखेंगे तो द्रव और गैस में दोनों में क्या होता है? सिर्फ आयतन में प्रसार होता है, क्योंकि उसका तो आयतन ही होता है, लंबाई चौड़ाई होता नहीं है ना। तो द्रव में सिर्फ आयतन प्रसार होता है। द्रव को जब गर्म किया जाता है तो पहले बर्तन में प्रसार होता है, फिर बर्तन गर्म होने के बाद द्रव में प्रसार होता है। अर्थात द्रव में दो प्रकार का प्रसार होता है। देखिए, जब आप क्या करेंगे, किसी बर्तन में पानी को भर दो आप, है ना, उसके बाद गर्म करोगे, पहले क्या होगा? पहले तो बर्तन गर्म होगा ना। बर्तन के गर्म होने से चूंकि धातु है वो ठोस पदार्थ है, इसलिए पहले उसमें प्रसार होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और बढ़ने के कारण पानी के जो लेवल होता है, जितना उसमें भरा हुआ है वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर चित्र को देखोगे आपको स्पष्ट हो जाएगी। इसमें पहले पानी जैसे यहाँ पर भरा हुआ था, बी तक भरा हुआ था, ठीक है, पानी हमने भरा था, यहाँ पर पानी इतना ऊपर तक चढ़ा हुआ था। तो हमने क्या किया, जैसे गर्म किया तो पहले उसका क्या होगा? उसके बर्तन में प्रसार होगा, तो वो पानी का लेवल यहाँ सी तक गिर जाएगा, है ना। अब उसके बाद फिर गर्म होगा, बर्तन के बाद पानी को जैसे ऊष्मा मिलेगा तो क्या होगा? ऊष्मा मिलने के कारण वो द्रव के आयतन में वृद्धि होगी। इस प्रकार से आयतन में वृद्धि होकर के ए तक पहुंच जाएगा। अगर हम देखेंगे शुरू में पानी का जो लेवल था, पानी जो भरा हुआ था बी तक भरा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर गर्म करने के बाद हम देखेंगे ए तक पहुंच गया, तो हम निश्चित रूप से वही कहेंगे, क्या कहेंगे कि ए बी तक इसका आयतन प्रसार हुआ है। लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है ना। ये जो है आभासी प्रसार है, हमको मात्र देखने से जो मिलेगा वो है ना, तो आभासी प्रसार। लेकिन वास्तविक में कितना हुआ है? वो पहले पानी नीचे गया, सी तक गया, उसके बाद यहाँ फिर सी से ऊपर चढ़ा। तो इस प्रकार से ये जो प्रसार यहाँ से ए से सी तक का जो होता है उसको हम लोग वास्तविक प्रसार बोलते हैं। तो द्रव का जो वास्तविक प्रसार होता है ये आभासी प्रसार, और बर्तन का प्रसार, बर्तन का प्रसार मतलब बर्तन इतना बड़ा है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, है ना, तो उसके कारण आयतन गिरेगा, सी तक आता है। तो इस प्रकार से द्रव का जो वास्तविक प्रसार होता है, आभासी प्रसार बर्तन के प्रसार के योग के बराबर होता है। तो इसमें वास्तविक जो प्रसार होगा एसी होगा, और आभासी जो प्रसार है ए भी जो हमको दिखाई देता है। भाई हम क्या थे, पानी का लेवल यहाँ तक था, बाद में गर्म किए, हम थोड़ी देर बाद आग देखें ए तक चढ़ गया, तो हमको तो वही लगेगा ना ए भी तक चढ़ा है, लेकिन ये नीचे गिरा है, बर्तन के प्रसार के कारण पता नहीं चल पाता। लेकिन वास्तविक में क्या होता है, इसमें पानी का लेवल पहले नीचे गिरता है बर्तन गर्म होने के बाद में फिर चढ़ता है। तो इस प्रकार से सीधे ए तक का चढ़ता है। इसलिए द्रव का जो वास्तविक प्रसार होगा एसी होगा, और आभासी जो प्रसार है जो हमको सिर्फ देखने से पता चलता है वो है आपका ए बी, और इसी प्रकार से बर्तन में प्रसार होगा बी सी। तो इस प्रकार से ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी आपको मिलेगा। ठीक है। इसके बाद गैस में प्रसार, तो जैसे द्रव में प्रसार होता है आयतन में, वैसे इसमें भी होगा गैसों में। तो गैस में नियत दाब पर होगा, नहीं तो नियत आयतन पर होगा, है ना। दो प्रकार के इसमें प्रसार होता है गैस में। और नियत दाब पर होगा तो दाब यानी कि उसका कांस्टेंट होगा, सिर्फ आयतन में परिवर्तन होगा, तो इसको गामा पी से प्रदर्शित करेंगे। तो डेल वी अपॉन वी इनटू डेल टी। यहाँ पर जो आयतन में जो परिवर्तन होगा वो निश्चित दाब पर होगा, दाब पर। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है आयतन में वो नियत आयतन पर होगा। यहाँ पर आयतन उसका फिक्स रहेगा, उसको नहीं बदलना है, सिर्फ दाब में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से नियत दाब पर आयतन प्रसार और एक नियत आयतन पर आयतन प्रसार, उसके लिए हमको सूत्र मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, है ना। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है ताप का जो प्रभाव, पहले हमने ताप में वृद्धि बताया, दूसरा उसमें प्रसार हमने देखा ठोस, द्रव और गैस तीनों में। इसके बाद तीसरा देखेंगे भौतिक अवस्था में परिवर्तन। अगर वस्तु को ऊष्मा मिलता है, हाँ, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, तीसरा पॉइंट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई पदार्थ उसको उष्मा दिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो जैसे उष्मा मिलता है, जैसे बर्फ को आप लोग ने देखा है, बर्फ कैसे बदल जाता है, पिघल करके गर्म द्रव में बदल जाता है। इसी प्रकार से द्रव को हम और उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो वो वाष्प में बदल जाता है, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। बर्फ कैसे बदल गया, बर्फ जो था ठोस रूप में था द्रव पहले, बाद में वो द्रव में बदल गया, लिक्विड में बदल गया, और उसके बाद उसको और ज्यादा गर्म करेंगे तो किस में बदल गया, गैस है वाष्प रूप में बदल जाता है ना। तो इस प्रकार से उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन इसी में आता है एक गुप्त ऊष्मा। ये एक लेटेंट हीट क्या चीज होता है, इसको आपको जानना जरूरी है ना। ये भी दो प्रकार का, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो क्या होता है, जैसे कोई भी पदार्थ हमको दिया गया, जैसे बर्फ है, हमको क्या करेंगे, उसके ताप में
उसके ताप में बिना परिवर्तन के उस समय जो ऊष्मा देंगे, है ना, होता क्या है, बर्फ जैसी द्रव बदलता है तो उस समय क्या होता है, उसका जो ताप होता है वो फिक्स रहता है, उतना ही रहता है। तो क्या होता है, जब किसी पदार्थ को हम इतनी ऊष्मा दें, है ना, कि उसके ताप में परिवर्तन ना हो, तो उस समय जो ऊष्मा आप देंगे वही गुप्त ऊष्मा कहलाती है ना। सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके ताप में परिवर्तन नहीं होगा वस्तु के, तब उस समय जो ऊष्मा दोगे उसी को आप गुप्त ऊष्मा बोलेंगे, लेटेंट हीट बोला जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जैसे बर्फ है ना, वो गलता है, कब गलेगा, जब उसको आप ऊष्मा देंगे। देखिए अवस्था मत बदलेगा, उसका ताप वही रहेगा। बर्फ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, लेकिन उसी समय थोड़ी ऊष्मा दोगे, यानी कि गुप्त ऊष्मा देंगे, है ना, तो इतनी ऊष्मा मिलेगी उसको कि वो क्या हो जाएगा, वो बर्फ से पानी बदल जाएगा, लेकिन उसका ताप वही रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो उस समय जो ऊष्मा होगी, आप गुप्त ऊष्मा देंगे, वो गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। और इसी प्रकार से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, द्रव जो है ना, यानी कि पदार्थ जो है वो लिक्विड फॉर्म या द्रव रूप में है, लेकिन आप उसको क्या करेंगे, उस समय कुछ मात्रा में ऊष्मा देंगे, तो उस ऊष्मा के कारण क्या होगा, वाष्प बदल जाएगा, उसके ताप में, वस्तु के ताप में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। क्या होगा, उसके ताप, वस्तु के ताप में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इतनी ऊष्मा मिलेगी तो उस ऊष्मा के कारण क्या हो जाएगा, वो जो होगा उसके अवस्था में परिवर्तन करेगा, द्रव से वाष्प रूप में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से उस समय जो ऊष्मा होगी उसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बताया, है ना, 3 प्रकार का इसमें ताप में ऊष्मा का जो प्रभाव होता है 3 प्रकार से होता है। एक ताप में वृद्धि, दूसरा जो है उसमें प्रसार होता है, और तीसरा भौतिक अवस्था में परिवर्तन। हाँ, तो आप पूरा डिटेल दे सकते हो। देखिए एक बार जो है, और जो है ऊष्मा का जो प्रभाव है, पहला जो मैंने आपको बताया ताप में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद मिश्रण का साम्य ताप हमने देखा, किस प्रकार से 2 अलग अलग वस्तु, उसका ताप अलग अलग है, उसको मिला देंगे तो नया ताप जो मिलेगा, है ना, वो साम्य ताप होगा। तो साम्य ताप को आप किस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद ऊष्मी प्रसार, ठीक है, पहला हमने ताप में वृद्धि देखा, ऊष्मा के प्रभाव के कारण ताप में वृद्धि, और दूसरा जो है ऊष्मी प्रसार। ऊष्मी प्रसार ठोस में, और उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में, ठीक है। और उसके बाद ऊष्मा का जो थर्ड जो प्रभाव है वो भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊष्मा का जो प्रभाव होता है उसके कारण ताप में वृद्धि हो जाएगा, दूसरा जो है उसमें प्रसार होगा, और तीसरा भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक के पूरा कंप्लीट हो गया ऊष्मा के प्रभाव का। और ये जो है अध्याय 3 का ऊष्मा एवं ताप चैप्टर से, है ना। तो इसके बाद और नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे।